मैकेनिक्स सेकंड्स में आपको कोलिजन्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो कोलिजन्स इन फिज़िक्स डजंट मीन कि आपका फिज़िकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज़ इज़ नेसेसरी। आपका फिज़िकल कांटेक्ट हो भी सकता है दो बॉडीज़ के बीच में और नहीं भी, क्योंकि आपने आपने पढ़ा होगा कि कोलिजन्स में क्या होता है। जनरली आपको ऐसे दिमाग में होता जो होगा कि जैसे ही कोलिजन्स होगा तो दो बॉडीज़ आपस में टकराएंगी। तो फिज़िक्स में दोनों फिजिकली टकरा भी सकती हैं और नहीं भी। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कोलिजन इज़ ए इंटरेक्शंस बिटवीन टू बॉडीज़। तो उसमें कैसे आपका एग्जांपल है कि आपने बड़ा फेमस आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, जिसमें आपका क्या होता है कि आपका गोल्ड फॉइल जो न्यूक्लियस होता है, उसका न्यूक्लियस जो होता है उस स्ट्रेट जब कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल्स आप बम्बार्ड करते हो तो बिल्कुल उसके पास आएगा और उसके पास क्या होगा, स्कैटर कर जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, रिट्रेस इट्स पाथ। तो विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट विद न्यूक्लियस बिल्कुल पास से वो वापस आ जाएगा। तो देखो वहाँ पे कोलिजन्स हुआ, इंट्रैक्शंस हुआ, बट देयर इज़ नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो वहाँ पे भी कोलिजन्स हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले कोलिजन्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। बड़ी सारी कोलिजन्स होती हैं आपकी, इलास्टिक कोलिजन्स होती है, इन इलास्टिक कोलिजन्स होती है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होगा, ए कोलिजन्स बिटवीन द पार्टिकल्स और बॉडीज इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ बोथ लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपका सिस्टम का कंजर्व्ड होगा। लीनियर मोमेंटम आपका मास इनटू वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगा, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन्स। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बट उसको नियरली परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन्स बोल सकते हैं। तो देखिए आपका टोटल जो आपका मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन्स और आफ्टर कोलिजन्स। तो बिफोर कोलिजन्स आपका देखो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी प्लस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ये फॉर पार्टिकल 1 है, ये फॉर पार्टिकल 2 है। आफ्टर कोलिजन्स, ठीक है, तो ये होगा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ये आपका लीनियर मोमेंटम है बिफोर कोलिजन्स, ये आपका लीनियर मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन्स। वो आपका टोटल क्या है, इक्वल है, कंजर्व्ड है। इस तरह से आप बोल सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी भी आपका कंजर्व्ड होगा। ठीक है, u1 और u2 आपकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं मासिस की बिफोर कोलिजन्स, और ये v1 और v2 आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटीज़ हैं आफ्टर कोलिजन्स। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगा। तो बिफोर कोलिजन्स और आफ्टर कोलिजन्स। तो बिफोर कोलिजन्स के लिए आपका क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, m1 और m2 आपके मासेस हैं पार्टिकल्स के, जो आप आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, u1 u2 आपकी इनिशियल वेलोसिटीज़ है और v1 और v2 आपकी फाइनल वेलोसिटीज़ है। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन्स आर वेरी रेयर इवेंट। ठीक है, बट कोलिजन्स बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया अभी गोल्ड न्यूक्लियस और आपका अल्फा पार्टिकल के बीच का जो आपका कोलिजन्स है वो आप नियरली उसको इलास्टिक कंसीडर करते हैं। ठीक है, बिलियार्ड वॉल्स आर नियरली इलास्टिक कोलिजन्स। जब वो आपकी कोलाइड करती हैं तो वहाँ पे जो आप स्पोर्ट्स में बिलियर्ड्स वॉल्स को आप कंसीडर करते हैं, तो वहाँ पे जो कोलिजन्स होता है बिटवीन बॉल्स, तो वो आप नियरली इलास्टिक कोलिजन्स लेते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होगा कि आप क्या क्या होगा, किसी पार्टिकल को सपोज करो हम ड्रॉप करते हैं, तो वो ड्रॉप होने के बाद फ्लोर के साथ स्ट्राइक करता है, उसके बाद वापस सेम हाइट पे आता है, तो वहाँ पे इट मीन्स वहाँ पे कोलिजन क्या आपका इलास्टिक कोलिजन्स है। ठीक है, तो आपने क्या करा, आप देख सकते हैं इस बॉल को हमने फ्लोर पे ड्रॉप करा, ये कोलाइड करने के बाद सेम हाइट पे राइज करा है, तो यहाँ पे जो कोलिजन्स हुआ दैट विल बी इलास्टिक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपका इसका सेम रहा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा कंसेप्ट इन इलास्टिक कोलिजन्स। भाई इन इलास्टिक कोलिजन्स में आपका क्या होगा, भाई मोमेंटम तो कंजर्व्ड होगा बट काइनेटिक एनर्जी चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो a collision is said to be inelastic if linear momentum of the system remain conserved। मोमेंटम जो होगा, लीनियर मोमेंटम जो होगा कंजर्व्ड रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी चेंज कर जाएगा। क्या, क्योंकि देखें आपका पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, बाद में कम हो जाएगा। क्यों, आफ्टर कोलिजन के बाद मान लो किसी बॉल को आपने ड्रॉप करा, एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा ही होता है, आपने बॉल को ड्रॉप करा तो सेम हाइट पे राइज नहीं करता है। ठीक है, कम हाइट पे राइज करेगा। तो बिफोर कोलिजन्स इसका वेलोसिटी मतलब जो काइनेटिक एनर्जी था वो ज़्यादा था, और आफ्टर आफ्टर कोलिजन्स, ठीक है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कम हुआ। तो मोमेंटम ऑल दो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज करती है आपकी, क्योंकि आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा,
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका ये है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका कम हो गया, ठीक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन्स में आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, इंटरनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या लाइट एनर्जी, किसी फॉर्म में, क्योंकि आपका देखो एनर्जी लॉस हुआ है तो किसी ना किसी फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल्स है। अब परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होगा, ठीक है। कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक इफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर एंड मूव एज ए वन बॉडी, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। मान लें एग्जांपल देते हैं कि आपने क्या करा, अब वुडन ब्लॉक है उसमें आप उस पर आपने बुलेट से हिट करा, तो बुलेट उसमें पेनिट्रेट कर जाएगी, पेनिट्रेट करेगी तो उसके बाद वो नीचे गिरेंगे, तो दोनों उसके बाद एम्बेडेड, देन बुलेट इज एम्बेडेड इनटू द सिस्टम, मतलब बुलेट वुडन ब्लॉक में, और बोथ मूव एज वन बॉडी, ठीक है। उसमें पेनिट्रेट कर जाएगी, दोनों एक साथ ट्रैवल करेंगे। तो ये आपका एग्जांपल है किसका, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन्स का। तो ये कंडीशन थोड़ा सा टेबल देख लें आप इसको। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन्स में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड। इन इलास्टिक कोलिजन्स में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन्स में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है आपका, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड है, और टोटल एनर्जी आपका अगेन कंजर्व्ड है। अब चलें, आपका नेक्स्ट आ जाएगा टू पार्टी सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो आपके कोलिजन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्कैटरिंग एंड रिएक्शंस, ठीक है। स्कैटरिंग और रिएक्शंस में, स्कैटरिंग में क्या होगा आपका, when the collisions between two particles take place in such a way the nature of particles taking part in collision does not change, such a collision is called as scattering of particles। मतलब आपका जो collisions के बाद आपका जो नेचर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो आपका चेंज नहीं करेगा, उसमें आप क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग। जैसे आपका बिलियर्ड्स बॉल है, ठीक है, बॉल्स आपस में स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। ग्राउंड पे आप क्या करते हैं कि ग्राउंड पे आपने बॉल को ड्रॉप करा, ड्रॉप करेंगे तो आपका क्या होगा, वो वापस आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे क्या हुआ, स्कैटरिंग हुआ ना, नेचर ऑफ पार्टिकल्स आपका क्या हुआ, वो चेंज नहीं करा। फॉर एग्जांपल आप क्या है, कोलिजन ऑफ ऑर्थो पार्टिकल्स with heavy atomic nucleus, collisions of billiard balls, but it also happens that final particles are found to be quite different from the initial, ठीक है। such collisions are generally possible for microscopic particles only and are called reactions, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, रिएक्शंस। रिएक्शंस में क्या होगा आपका, आफ्टर क्या होगा कि आपका आफ्टर कोलिजन्स आपका क्या होगा कि आपके पार्टिकल्स जो हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इट इज़ फाउंड इन आपका किस में, आपका मिलता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में, ठीक है। उसमें क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं। देखिए आप रिएक्शंस जितनी भी आपने पढ़ी होंगी तो उसमें क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो आपको वो डिफरेंट रिएक्टेंट मिलता है, रिएक्टेंट प्रोडक्टेंट मिलता है, ठीक है। तो रिएक्ट करते हैं, उसके बाद आपको प्रोडक्टेंट मिलता है, तो रिएक्शंस बोल देंगे उसको। तो उस तरह का कोलिजन्स भी हो सकता है, मतलब आपके दो पार्टिकल्स कंबाइन करें, मतलब उसके बाद आपको नया पार्टिकल्स मिला, दैट विल बी द रिएक्शंस। तो पार्टिकल जो आपका आफ्टर कोलिजन्स और बिफोर कोलिजन्स वाला आपका पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या होंगे, आपके डिफरेंट निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये आपको इवेंट बताया हुआ है कि आपका क्या है, ये कोलिजन्स आपको दिखाया हुआ है। तो ये M2 जो है आपका मास है विच इज़ एट रेस्ट, ठीक है। तो मतलब ये आपका रेस्ट पे भी हो सकता है, आपका मूव भी कर सकता है। तो इनिशियली आप U2 को 0 भी ले सकते हैं, आपका मर्जी है, क्योंकि आपका परफेक्ट इन इलास्टिक कंडीशंस में ऐसा ही लेते हैं कि वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे ये बुलेट आ रहा है, ठीक है, इसमें घुसेगा, उसके बाद आपका पेनिट्रेट होगा, वे दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे। बट ऐसा हो सकता है कि ये मान लें वॉल मैंने रखी है एक, ठीक है, बॉल रखी है मैंने, ठीक है, उसका मास M2 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी अपना 0 है, U2 मान लेते हैं उसको आप। तो एक बॉल जो है इसका मास M1 है, इनिशियल वेलोसिटी इसका U1 है, ये इसको हिट करेगा। तो जैसे हिट करेगा तो क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। M1 मान लें आपका इस डायरेक्शंस में चला गया, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये रिकॉइल करेगा, मतलब इस डायरेक्शंस में जाएगा। ये स्कैटर करा ना, इसके साथ टकराया, फिर इस डायरेक्शंस में चला गया, स्कैटरिंग होगी इसका। ये इंसिडेंट रे आपकी स्कैटर करेगी, बट ये मॉलिक्यूल क्या करा, आपका रिकॉइल करा है, मतलब ये इसको बोलेंगे रिकॉइल पार्टिकल्स। तो फाई आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग आ जाएगा और अल्फ़ा आपका एंगल ऑफ रिकॉइल आ जाएगा। तो पार्टिकल वैसे ही रहा, M1 M2। अब इसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा आपका V1 और इसका वेलोसिटी क्या होगा, आपका V2 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आपके ये कौन सा पार्टिकल आया, ये आपका टारगेट पार्टिकल है, ये आपका टारगेट पार्टिकल है, और ये आपका इंसिडेंट पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये आपका फाई आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, अल्फा आपका एंगल ऑफ रिकॉइल है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है लेबोरेटरी एंड सेंट्रल मास सिस्टम। एक लेबोरेटरी मास सिस्टम होता है, एक आपका सेंट्रल मास सिस्टम होता है। बस डिफरेंस ये है कि लेबोरेटरी मास सिस्टम में आपका जो सेंट्रल मास होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, बट वो जो आपका सेंट्रल मास सिस्टम होगा उसमें जो आपका सेंट्रल मास होगा वो मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इजी हैं। देखें लेबोरेटरी में क्या होगा कि आपका सेंट्रल मास आपका मूव करेगा, सिस्टम का जो सेंट्रल मास होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। बट वो जो सेंट्रल मास सिस्टम होगा इसमें जो आपका सेंट्रल मास होगा वो आपका रेस्ट पोजीशंस पे होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस आर क्वाइट इजी। तो देख लिए आप इन कोलिजन्स और स्कैटरिंग प्रोसेस एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब कोलिजन्स और स्कैटरिंग होगी तो उसमें कम से कम 2 पार्टिकल्स होंगे। तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए वी हैव 2 सिस्टम। तो एक तो आपका लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, दूसरा आपका सेंट्रल मास सिस्टम आ जाएगा। तो देखिए उसमें क्या होगा, फ्रेम अटैच विद लेबोरेटरी, मतलब अर्थ पे आपने क्या करा, कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच करा हुआ है। अर्थ पे आप खड़े हैं, आपका पोजीशंस क्या है, वो आप अर्थ पे खड़े हैं, वहाँ से ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, तो दैट विल बी द लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इट इज़ अ एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम बिकॉज ऑब्जर्वेशंस आर टेकन इन लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्चुअल है क्योंकि आपका पोजीशन फिक्स है, यू हैविंग क्लॉक विद यू। तो ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर जो होगा रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी, मतलब आपका आप अर्थ पे खड़े हैं तो आप ऑब्जर्वर हैं, आपको रेस्ट पे रहना है विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी, आप लैब बोल सकते हैं उसको। सो द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑल्सो स्टेशनरी। जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा एक्स वाई जेड होगा वो भी आपका क्या होगा, स्टेशनरी होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन द लेबोरेटरी। ठीक है, आपका जो एक्स वाई जेड होगा वो भी आपका क्या होगा, स्टेशनरी होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। नाउ इन a laboratory system, center mass of system moves with constant velocity with respect to observer in the laboratory system। आपका पोजीशन फिक्स है बट आपका जो सेंटर मास है, सिस्टम का सेंटर मास है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखें आप ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी फ्रेम द टारगेट पार्टिकल्स मास इसका m2 है, इज टेकन एज रेस्ट। ठीक है, u2 आपका 0 है। तो जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी कितना, u1। ऑफ कोर्स आपका u1 है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए मासिस m, ये m1 है, m2 है, तो कहीं ना कहीं इनका क्या होगा, एक बैलेंस पॉइंट होगा जिधर दोनों मासिस को आप इसको सिस्टम लेंगे, m1 और m2 को आप क्या लेंगे, सिस्टम लेंगे। तो भाई जैसे जैसे ये मूव करेगा तो ऑफकोर्स ये आपका सेंट्रल मास, पहले मान लें कि दोनों का पोजीशन फिक्स है, ठीक है, सिस्टम है, दोनों मैंने एंड पे बांधे हैं। तो मान लेते हैं कि m1 और m2 इक्वल हैं, तो सेंट्रल मास कहाँ लाई करेगा, मिडल में। ठीक है, मिडल में लाई करेगा। अब क्या करेंगे, इसको मान लिया हमने फिक्स और ये मूव कर रहा है, तो मूव करेंगे तो वैसे वैसे आपका सेंट्रल मास भी आगे आगे शिफ्ट करेगा। तो वही है कंसेप्ट। आपका मान लेते हैं कि m2 आपका फिक्स है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये जो m1 है ये मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u1 से, और आपका सेंट्रल मास जो है आपका क्या कर रहा है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी आपका मूव कर रहा है। तो हेंस जो आपका टारगेट पार्टिकल है इस कंसिडर एज ओरिजिन, ये इसको आप ओरिजिन मानेंगे ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रेम इन द लेबोरेटरी सिस्टम एंड इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, इंसिडेंट पार्टिकल जिसका मास m1 है, स्कैटर अलॉन्ग फाई विद वेलोसिटी कितना v1। ठीक है, और टारगेट पार्टिकल्स में एक एंगल कितना अल्फा विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये सारा आपका कंडीशंस है। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लेबोरेटरी फ्रेम में आपका क्या होगा, लेबोरेटरी फ्रेम में आपका जो आपका टारगेट पार्टिकल का वो रेस्ट पे होगा, सेंट्रल मास आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो वी हैव कैलकुलेशंस फॉर दिस सिस्टम्स। फाई आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, अल्फा आपका एंगल ऑफ रिकॉइल है। डन। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस या सेंटर मास सिस्टम। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फ्रेम अटैच विद सेंटर मास of an isolated system of particle। Isolated means there is no forces acting on it। ठीक है, तो frame attached with center mass of an isolated system of particle is called as center mass coordinate system। मतलब इसमें आप ये बोल सकते हैं कि आपका जो center mass का position है that will be fixed in a center mass system। the center mass of system is considered to be at rest। वहाँ पे मूव कर रहा था, यहाँ पे आप रेस्ट पे मानेंगे। ये आपका ये आ गया, ये m1 और m2 है, यहाँ पे ये सेंटर मास है। ठीक है, तो इसका पोजीशन से आपका क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो ये इस तरफ आ रहा है, दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका सेंटर मास यहाँ पे है। ठीक है, और मान लेते हैं कि मासेस दोनों आपके सेम है, तो सेंटर मास कहाँ होगा, मिडल में। अब मान लेते हैं कि ये सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तब भी आपका सेंटर मास क्या रहेगा, उसका पोजीशन आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि
In center mass system, the center mass of system is considered to be at rest before and after collisions. Hence, both the particles are in motion opposite to each other before and after collisions. Therefore, angle through which two particles get scattered are same. देख लें आप, देखें बिफोर कोलिजन से आपका क्या था, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, टकराए, टकराने के बाद क्या करा है, स्कैटर कर गए। ठीक है, तो मान लीजिए एंगल थीटा एंगल से स्कैटर ये करा है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। बट वो जो आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन रहेगा वो क्या रहेगा, बिफोर कोलिजन्स और आफ्टर कोलिजन्स आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो देयरफॉर बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेम रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, तो कैलकुलेशंस जो होंगी आपकी वो ज़्यादा सिंपलर हो जाएंगी, बिकॉज द सेंटर मास जो कि आपका लेबॉरेटरी सिस्टम में मूव कर रहा था, और इस सिस्टम में सेंटर मास सिस्टम में आपका क्या कर रहा है, इज़ अपेयर टू बी एट रेस्ट, तो कैलकुलेशंस आर मोर ईजी।